आइए हम लोग जीएसटी में आगे बढ़ेंगे। आज हमारी थर्ड क्लास है और हम पढ़ रहे थे जीएसटी का इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये स्क्रीन के ऊपर हमारी कॉलेज के लिए जो फेवरेट एडिशन हम लोग रिकमेंड करते हैं वो के एम बंसल टैक्समैन पब्लिकेशन की बुक है। हमने क्लास वन में जीएसटी से पहले की कुछ बातें पढ़ी थी और लास्ट क्लास जो हमने सेकंड क्लास ली थी उसमें हमने जीएसटी की अमेंडमेंट और जीएसटी काउंसिल के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम जो बचा हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट कर देंगे। तो ये के एम बंसल जी की बुक है, टैक्समैन पब्लिकेशन की बुक है, कॉलेज में हमारी फेवरेट बुक है। तो इसमें वो कहते हैं बुक के अंदर कि गगन, बच्चों को आपने क्या क्या मेन बातें बतानी है। पहला तो वो कहते हैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी कैसे आया, कहां से शुरुआत हुई। तो इसका सारा रोड मैप कहलाता है जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ये हमने तो पढ़ाया नहीं है, आपके पास यदि समय हो तो रीड कर लेना, नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने जमाने में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से टैक्सेस लगाती थी, जिसके कारण व्यापारी बहुत परेशान थे। उन्हें अलग अलग टैक्स देने के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी, अलग अलग कंप्लायंस करने पड़ते थे, वो दुखी थे। टैक्स के ऊपर टैक्स भी लगते थे। इन सारी चीजों का समाधान करने के लिए सरकार बहुत समय से कोशिश कर रही थी कि जीएसटी लाया जाए। तो जीएसटी लाने में पहले कांग्रेस भी लगी रही, यूपीए गवर्नमेंट नहीं ला पाई, फिर एनडीए गवर्नमेंट लगी रही, फिर मोदी जी के टाइम में इसको लगा दिया गया। तो इसको लगाने में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी चेंज करना हो तो आसान नहीं होता। आपको पता है ऑपोजिशन पार्टीज होती है, नहीं मानती। तो कैसे क्या हुआ, एक समय आया कैसे सब लोगों की कंसेंसस बनी और जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। तो जीएसटी के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन का 101 अमेंडमेंट एक्ट, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया। ठीक है सर, ये आपने हमें बता दिया। मैंने आपको यह भी पढ़वा दिया था कि पुराने कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सबस्यूम्ड हो गए थे। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में भी बताया था और जीएसटी नेटवर्क के बारे में भी बताया था। मैंने हमेशा कहा है कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल, क्योंकि पूरा हम जब जीएसटी का लॉ पढ़ेंगे तो वहां लिखा होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, क्योंकि जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके लगाती हैं। तो इन दोनों में कंसेंसस हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया था कि प्रेसिडेंट साहब को एम्पावर किया जाएगा, वो जीएसटी की एक काउंसिल बनाएंगे और जीएसटी की काउंसिल में सब लोग मिल करके सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे। मैंने आपको वोटिंग का वेट बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के दो लोग होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है और एक उनका डिप्यूटी होता है। उनके वेट की वोटेज 1/3 होती है और बाकी लोगों के वेट की वोटेज, टोटल सारे स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी वेटेज 2/3 होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। जीएसटी में जब भी कोई इंट्रोडक्शन किया जाएगा, कुछ हटाया जाएगा, कुछ लाया जाएगा, वो सब जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे होता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएसटी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बनानी होगी तो वो ऑनलाइन पोर्टल की मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी जीएसटी नेटवर्क को दी गई। ये सारी बातें हमने पढ़ ली। तो जीएसटी के बारे में बात करें तो प्री जीएसटी क्या प्रॉब्लम्स थी? ठीक है, क्लास नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि प्री जीएसटी के केस में क्या प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीएसटी को लाना पड़ेगा और जीएसटी को लाने के लिए
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट इसके लिए लाया गया। जीएसटी में जब भी कुछ इंट्रोड्यूस करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ एडिशन करना है, कुछ डिलीशन करना है, ये सब कौन बताएगा? जीएसटी की काउंसिल बताएगी। और एक जीएसटी का नेटवर्क होगा जो कि इसको मेंटेन करेगा। अब एक और चीज मैं आपको पहले बताना जा रहा हूं, वो है जीएसटी कंपेंसेशन मैकेनिज्म। पहले हम जीएसटी के कंपेंसेशन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम जीएसटी के बारे में शुरुआत करेंगे। देखिए, तो ये मैंने आपको बुक से बताया, तो मैं सबसे पहले आज की क्लास में आपको जीएसटी कंपेंसेशन मैकेनिज्म बताऊंगा और फिर मैं आपको जीएसटी का कंसेप्ट बताऊंगा और इस तरीके से हमारा ये इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ, अगर आपके पास ये वाली बुक है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे कहा था कि आप इसको रीड कर लेना। जेनेसिस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का मुझे तो लगता नहीं है। ये डेट याद रख लेना कि जीएसटी कब आया था। 1 जुलाई 2017 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, आओ। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि पुराना आर्टिकल होता था 246, तो हमने 246 कैपिटल ए इंट्रोड्यूस किया था। ये सारे के सारे मैंने आपको ना अपने नोट्स के थ्रू मैंने सारी की सारी बातें आपको बताई थी, ये रही। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 246 ए आया, आर्टिकल नंबर 269 ए आया और आर्टिकल नंबर 366 में कुछ बदलाव किए गए, जिसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स को डिफाइन किया गया, सर्विसेज को डिफाइन किया गया। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको रटनी नहीं है, बस एक बार सुननी है, काम आएगी। वो है कि आर्टिकल ने ना स्टेट्स को डिफाइन किया। सर, इंडिया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पहले से एग्जिस्ट करता है, तो क्या इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? ये बात तो बहुत पुरानी है। तो स्टेट को क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डिफाइन किया गया? वो कह रहे नहीं। जीएसटी के लॉ में, जीएसटी के लॉ के लिए स्टेट्स की एक अलग परिभाषा है जो कि आपको काम आएगी। जब जीएसटी पढ़ेंगे ना तो वहां आपको काम आएगी। वो कह रहे देखो, जीएसटी के पर्पस के लिए स्टेट्स में क्या इंक्लूड किया जाएगा, तो स्टेट्स में इंक्लूड किया जाएगा यूनियन टेरिटरीज को। कौन सी यूनियन टेरिटरीज को? उन यूनियन टेरिटरीज को जिनके पास अपना लेजिस्लेटिव है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। ये 3 यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है, अपनी इनकी विधानसभा है। तो जीएसटी के लिए जिन यूनियन टेरिटरीज के पास अपना लेजिस्लेचर है उन्हें हम स्टेट मान के चलेंगे। तो स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। सर लेकिन ये कहां लिखा है कि जीएसटी के लिए ऐसा होगा? वो देखो लिखा है कि ये जो डेफिनेशन है ये है विद रेफरेंस टू आर्टिकल 246 ए
269A 279A, तो यही तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट किए हैं जीएसटी लाने के लिए। यानी जीएसटी के लॉ के लिए स्टेट्स की परिभाषा क्या है? जीएसटी के लॉ के लिए स्टेट्स की परिभाषा क्या है? जल्दी से बताओ सर। स्टेट में स्टेट आएंगी और साथ में वो यूनियन टेरिटरीज आएंगी जिनका अपना ओन लेजिस्लेचर है। अब सर कुछ और यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिनका अपना लेजिस्लेचर नहीं है। मैंने कहा है, जैसे आपका चंडीगढ़ है, लद्दाख है, दमन दीव दादर नागर हवेली है, तो और भी यूनियन टेरिटरीज हैं लेकिन उनका अपना लेजिस्लेचर नहीं है, तो वो यूनियन टेरिटरी मान के ही फॉलो किया जाएगा। जब जीएसटी पढ़ेंगे तब हम ये बात कई बार रिपीट करेंगे कि यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर जो है उन्हें हम स्टेट मान के चलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट कर दी गई थी कि जीएसटी के पर्पस से इनको ऐसे फॉलो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये जो कंसेप्ट ऑफ जीएसटी है इसको हम थोड़ी देर के बाद टेकअप करेंगे। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। ये मैंने कहा था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। मैं बता चुका हूं कि कौन कौन से पुराने टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम कर दिए गए थे। उसके बाद जीएसटी को लाने के पीछे क्या रैशनल था, तो ये आप खुद से रीड करेंगे, इसमें मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप अपने आप रीड कर लेना समय हो तो। जीएसटी काउंसिल, मैंने कहा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है कि जीएसटी में जब भी कुछ आता है तो सबसे पहले यही लिखा हुआ आता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। इसकी बात हम क्योंकि कर चुके हैं तो मैं आगे चल रहा हूं। तो मैंने आपको अपने नोट से ये बातें पढ़ा दी थी, तो बुक से नहीं दिखाया था, तो इसलिए आपको दिखा रहा हूं। जीएसटी में जो ऑनलाइन पोर्टल है उसको मेंटेन करने की ड्यूटी जीएसटीएन की होती है। ये भी हमारे लिए एक बार रीड कर लेना आप। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स वो एप्लीकेशन बनाने वाले लोग होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जीएसटी की वेबसाइट से कनेक्ट किया जाए उसके लिए सर्विस देते हैं। अच्छा जी, हम जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे तो हमें एक नंबर दिया जाता है। जैसे इनकम टैक्स में हम रजिस्टर करते हैं तो हमें पैन मिलता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ऐसे ही जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है जीएसटी इन। तो जीएसटी इन जो है ये एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसमें क्या होता है, पहले दो डिजिट होते हैं स्टेट कोड, फिर अगले 10 डिजिट में होता है पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये 10 डिजिट का होता है, ये 2 डिजिट का होता है। उसके बाद इसमें एक उसके बाद एक ये अल्फाबेट लगा हुआ होता है जो कि चेक कोड होता है सिंगल नंबर का। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में चैप्टर 3 में बात करेंगे। 15 डिजिट का ये हमारे पास जीएसटी नंबर होता है। अब आते हैं हमारे पास जीएसटी का कंपेंसेशन मैकेनिज्म। पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर, आपने जब ये सारी चीजें बता दी तो अब आप जीएसटी क्यों नहीं बता रहे? पहले आप स्टेट मैकेनिज्म को क्यों बताना चाहते हो? वजह है, सुनिए। लर्निंग का मजा सीक्वेंस में ही आ सकता है। प्री जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम थी, जीएसटी लग नहीं सकता। तो जीएसटी लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो कर दी।
हमने आर्टिकल 246A डाला और उसके जैसे 269A 279A ये सब सेक्शन डाल लिए। इतना ही काफी नहीं था, क्योंकि जीएसटी एक डुअल जीएसटी है और इसके लिए सेंटर और स्टेट दोनों का कंसेंसस जरूरी था। यानी दोनों मानेंगे, टेबल पे आएंगे तभी तो जीएसटी आएगा। स्टेट मान नहीं रही, स्टेट कह रही है कि नहीं सर हम तो पुराने सिस्टम में खुश हैं, हमें नए सिस्टम में नहीं जाना। सरकार, केंद्र सरकार समझा रही है स्टेट्स को, अरे भाई जीएसटी आने दो, व्यापारी खुश होगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और बहुत सारी बुराइयों का अंत हो जाएगा। स्टेट मान नहीं रही, कह रही नहीं जी हमें नहीं चाहिए जीएसटी। मोदी जी कह रहे हैं बताओ जी क्या दिक्कत है, क्यों नहीं मान रहे? जब सब खुश हैं तो तुम खुश क्यों नहीं हो? कह रहे अब आई ना काम की बात। वो कह रहे सुनो हमें दिक्कत है, मेरी बात बहुत ध्यान से सभी बच्चे सुनना। ये एक स्टेट है, इसका नाम मैं रखता हूं स्टेट ए और इसका नाम है स्टेट बी, और हम बात कर रहे हैं प्री जीएसटी की और हम जीएसटी में जाने वाले हैं। प्री जीएसटी में क्या होता था? प्री जीएसटी में एक स्टेट जो प्रोडक्शन करती थी उसको टैक्स ज्यादा मिलता था। यानी प्री जीएसटी एरिया में या प्री जीएसटी इरा में मैंने आपके साथ कई बार बात की है कि ये ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन हुआ करता था। क्या तुम्हें याद है? प्री जीएसटी में जो टैक्सेशन सिस्टम था वो ओरिजिन बेस को ध्यान में रख के बनाया गया था। यानी कि जो स्टेट ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं, जैसे गुजरात में बहुत प्रोडक्शन हो रहा है तो गुजरात को बहुत टैक्स मिल रहा था, और जो स्टेट बी है यहां प्रोडक्शन कम है, यहां पर कंजम्पशन होती है। ये स्टेट हमेशा मायूस रहती थी कि एक तो मेरी स्टेट में प्रोडक्शन नहीं है, बाहर की स्टेट का सामान मेरे यहां पर कंज्यूम होता है, मेरे यहां एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, और हमारे यहां से फंड्स भी दूसरी स्टेट में जाते हैं, हम फंड्स की भी शॉर्टेज में रहते हैं। कंजम्पशन, स्टेट दुखी थी। लेकिन जीएसटी में क्या हो रहा है? जब जीएसटी आ रहा है तो जीएसटी कहता है कि रेवेन्यू मिलना चाहिए किसको? कंजम्पशन वाली स्टेट को। यानी कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन की बात करता है। तो कंजम्पशन बेस्ड स्टेट्स नाराज थी, वो कहने लगी कि भैया वो तो खुश है लेकिन हमारा तो नुकसान है। वन नेशन वन टैक्स लगाओगे तो हमारा नुकसान है, हमें तुम्हारा सिस्टम नहीं चाहिए। अब ज्यादा मिर्च मसाले क्या लगाने, बात समझ लो। प्री जीएसटी एरा में ओरिजिन बेस्ड टैक्सेस होते थे और जीएसटी में ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो जाएंगे। इससे ओरिजिन या प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। तो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा शिफ्ट करने से हमारे रेवेन्यू घट जाएंगे, हमें नुकसान होगा, और पैसे के बिना सरकार काम कैसे करेगी? तो उसका एक समाधान निकाला गया। उसका समाधान ये निकाला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को एश्योरेंस दी कि इस सिस्टम के आने से सभी का रेवेन्यू बढ़ेगा। कंजम्पशन स्टेट का तो रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ओरिजिन स्टेट का भी रेवेन्यू बढ़ेगा। ओरिजिन स्टेट कहती है हम तुम्हारी बात को ऐसे नहीं मानेंगे, हमें कुछ ना कुछ गारंटी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम स्टेट कंपेंसेशन मैकेनिज्म लगाएंगे। इसका मतलब अगर जीएसटी आने की वजह से किसी स्टेट के रेवेन्यू का लॉस होता है तो उसे हम कंपेंसेशन देंगे। दिस इज कॉल्ड स्टेट कंपेंसेशन मैकेनिज्म। जब तक आप स्टेट्स को एश्योरेंस नहीं दे देते कि तुम्हारा रेवेन्यू लॉस हुआ तो मैं पूरा करूंगा, तब तक स्टेट हां नहीं करेंगी। जब तक स्टेट हां नहीं करेंगी तब तक जीएसटी लग नहीं सकता। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम एक स्टेट कंपेंसेशन मैकेनिज्म लाएंगे, और उस स्टेट कंपेंसेशन मैकेनिज्म ने ओरिजिन बेस्ड जो स्टेट्स थी जिनको टैक्स रेवेन्यू के लॉस की संभावनाएं थी उन्हें एश्योरेंस दी। और ये भी हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कई जीएसटी के टीचर्स इसको इग्नोर भी करते हैं और कई लोग इसको पढ़ाते हैं। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि भाई इसकी तो बहुत
इंपॉर्टेंस है, बच्चे को पता होना चाहिए कि जीएसटी में आने के लिए क्यों जीएसटी कंपेंसेशन मैकेनिज्म को लाना पड़ा। और लकीली जो बुक हम फॉलो करते हैं हमें बहुत पसंद है, के एम बंसल जी की, उस बुक में भी दिया हुआ है। तो मैं पहले आपको स्टेट कंपेंसेशन मैकेनिज्म बताऊंगा और इसके बाद फिर जीएसटी आएगा, फिर हम जीएसटी की चर्चा शुरू करेंगे। वेरी गुड, आइए तो पहले स्टेट कंपेंसेशन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। आइए, ठीक है, इसमें हम इसको एक बार रीड करेंगे, उसके बाद मेन मेन पॉइंट्स जो है वो याद करना आपकी ड्यूटी है। जो आपको मेन मेन पॉइंट्स लगे वो याद कर लेना है, ठीक है। वो कहते हैं कि बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी देयर वाज सो मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस with varying features. Some of them were collected by central government, other by state government. These indirect taxes were the major sources of revenue earned by these state governments. ठीक है सर, ये बेसिकली प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स थे, जैसे कि सीएसटी एटसेट्रा एटसेट्रा। वो कहते हैं इट मीन्स द स्टेट्स विच वर द मेन प्रोड्यूसर्स हैड ह्यूज कलेक्शन ऑफ दीज टैक्सेस। जो प्रोड्यूसर स्टेट थी उनके पास ज्यादा टैक्स आता था, लेकिन जीएसटी एरा में यहां पर पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम प्रोडक्शन बेस्ड टू डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड। तो हम इसे कहते हैं ओरिजिन स्टेट पहले टैक्स लेती थी, ओरिजिनेटिंग स्टेट, अब कौन लेंगी? डेस्टिनेशन स्टेट। तो चेंज हो जाएगा। फिर वो कह रहे एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो इससे ये साबित होता है देयर इज अ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द प्रोड्यूसर स्टेट। प्रोड्यूसर स्टेट्स को ऐसा लग रहा था कि इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा और वो चाहते थे कि हमें इसके लिए कुछ कंपेंसेशन दी जाए, इसीलिए स्टेट कंपेंसेशन मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, ये रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपकी इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। Therefore, specific provisions were required to settle these issues, and accordingly, Section 18 of the Constitution Amendment Act provides that Parliament shall, on the recommendation of the GST Council, मैंने बार बार कहा है कि ये लाइन पूरे जीएसटी में मिलेगी, on the recommendation of GST Council, provide for compensation to state for loss of revenue on implementation of GST। तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए कंपेंसेशन का प्रोविजन रखते हैं। अब देखो जीएसटी कब आया था, तो मैंने डेट बताई थी 1 जुलाई 2017 को आया था, और उन्होंने कहा था कि हम ये कंपेंसेशन 5 सालों तक देंगे, और देखा जाए तो 5 साल खत्म हो चुके हैं। तो ये कंपेंसेशन जो है, जो मिलनी थी, ये रुक जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभी भी चल रही है ड्यू टू कोविड, तो इन्होंने इसको आगे बढ़ा दिया था। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो क्योंकि एश्योरेंस दे दिया गया स्टेट्स को कि आपको हम कंपेंसेट करेंगे आने वाले 5 सालों तक, तो इसीलिए पार्लियामेंट में गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ये जो कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट है ये बनाया गया। और सेक्शन 7 ऑफ ये कंपेंसेशन एक्ट कहता है कि स्टेट्स विद एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर हैव टू बी कंपेंसेटेड फॉर रेवेन्यू लॉसेस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी during 5-year transition period beginning from the date on which this has come into force, यानी 1 जुलाई 2022 से 17 से, सॉरी 1 जुलाई 2017 से, डेट गलत लिख दी मैंने। अब मैंने आपसे क्या कहा कि एग्जाम में हो सकता है 2-4 नंबर का, 3 नंबर का लिखने को आ जाए स्टेट कंपेंसेशन मैकेनिज्म के बारे में, तो खुद से पढ़ने पे शायद आपको दिक्कत हो, तो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप इसमें से कुछ मेन मेन पॉइंट्स को याद कर लेना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसके फीचर्स के बारे में हम बात करें तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ठीक है सेपरेट एक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपेंसेशन देना उन स्टेट्स को जो कि उनको लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा उसके लिए देना, और इसको लगाया जाएगा सेस के नाम से, इसको सेस के नाम से लगाया जाएगा। और क्यों सेस के नाम से लगाया जाता है? जो टैक्स होता है ना वो कॉमन होता है। टैक्स जब गवर्नमेंट लेती है तो उसे कॉमनली कहीं भी खर्च कर सकती है, लेकिन जब वो सेस लेती है
तो उसके पीछे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है और वो उसी ऑब्जेक्टिव पे खर्च करना होता है। तो ये एक सेस है जो कि सेक्शन 8 ऑफ स्टेट कंपनसेशन एक्ट में लगाया जाएगा। द टर्म कंपनसेशन means an amount in the form of GST compensation as determined under section 7 of the compensation act। ठीक है, तो इसकी लेवी यानी इसका चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 8 रहेगा। मैंने आपको बताया था कि इसका पीरियड इनिशियली डिसाइड किया गया था 5 इयर्स। तो 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसके 5 साल खत्म हो जाते हैं 30 जून 2022 को। तो यहां पर हमारा जीएसटी कंपेंसेशन समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन थैंक्स टू कोरोना उसकी वजह से सरकार को बहाना मिल गया और उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया टिल 31 मार्च 2026। अच्छा जी, अब सर कंपेंसेशन को कैसे निकाला जाएगा? जब जीएसटी आया तो 2017-18 चल रहा था, ठीक है, ऐसे ये ईयर चल रहा था। इससे पहले का ईयर था 2016 और 17। तो जब जीएसटी आया था तब सरकार के पास अभी इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए 2015-16 को बेस ईयर बनाया गया। इसको बेस ईयर बनाया गया कि इसको हम बेस ईयर मानेंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे कि जीएसटी आने के बाद स्टेट को रेवेन्यू का नुकसान हुआ या नहीं हुआ। अब स्टेट कह रही थी कि अगर ये मेरा बेस ईयर का रेवेन्यू है तो क्या मुझे उतना ही रेवेन्यू मिलेगा जितना बेस ईयर था, ये मतलब है आपका? सरकार ने कहा नहीं, हम क्या करेंगे, जो आपके रेवेन्यूज को काउंट करेंगे वो इंक्रीमेंट के साथ काउंट करेंगे, यानी इस पे हम 14% की ग्रोथ रेट यानी 14% का कंपाउंडिंग ग्रोथ लगाएंगे। ये बात स्टेट कंपेंसेशन एक्ट में लिखी गई। तो सबसे पहली बात लिखी गई कि जो बेस ईयर लिया जाएगा वो फाइनेंशियल ईयर 15-16 का लिया जाएगा और इसको हम नॉमिनल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखेंगे जो कि हमारी 14% पर एनम होगा। मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि जब मैं सरकार को देखता हूं ना तो सरकार मुझे कहीं ना कहीं बहुत सेल्फिश नजर आती है। 14% एक बहुत अच्छा रेट है। आप बैंक में पैसा रखेंगे 14% आपको रिटर्न नहीं मिलेगी, और अगर आपका कभी डिस्प्यूट हो जाए, कभी कोर्ट में जाके आपको पैसा मांगना पड़े, सालों के बाद आप मांगेंगे ना कि मुझे 14% के कंपाउंडेड रेट के साथ दे दो, तो कभी नहीं देंगे। खैर, हम इस बातों से क्यों इन चीजों को बढ़ाएं। तो वो कह रहे हैं कि कंपनसेशन जो हम दे रहे हैं लॉस ऑफ रेवेन्यू इसलिए दे रहे हैं कि कुछ जो टैक्सेस हैं हमारे वो खत्म हो जाएंगे, कुछ ये हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा। नाउ अब वो कहते हैं ग्रोथ रेट हम 14% के साथ से लेके चलेंगे, बेस ईयर हम 15-16 का लेके चलेंगे। अब बेस ईयर को जो हम लेके चलेंगे रेवेन्यू, उसमें क्या शामिल करेंगे और क्या नहीं शामिल करेंगे ये भी समझना जरूरी है। तो बेस ईयर जो हमारा है उसमें हम कौन सा रेवेन्यू लेके चलेंगे, तो उन्होंने कहा ये वाले हम उसमें जो है टैक्सेस इंक्लूड करके चलेंगे। पहला वैल्यू एडिड टैक्स, तो बेसिकली जो टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम्ड हो गए थे उन टैक्सेस को रेवेन्यू में हम शामिल करके चलेंगे। तो वैट था, सेल्स टैक्स था, परचेज टैक्स सबस्यूम्ड हो गया, टैक्स कलेक्टेड ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे टैक्सेस जो उसमें सबस्यूम्ड हो गए थे। सीएसटी, हालांकि सीएसटी ना स्टेट्स को मिलता नहीं था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता था, लेकिन स्टेट इसे अपने पास रख लिया करती थी। वो कहती थी भैया ये हमारा ही रेवेन्यू है। एंट्री टैक्स अबॉलिश हुआ, ऑक्ट्रॉय अबॉलिश हुआ, लोकल बॉडी टैक्स, अदर टैक्सेस, टैक्सेस ऑन लग्जरीज,
एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, बैटिंग, गैम्बलिंग। तो जब आप इन सबको देखेंगे ना तो आपको एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा कि हाँ सर ये सारे के सारे वो टैक्सेस हैं जो जीएसटी आने से सब्स्यूम्ड हो गए थे। ठीक है, तो ये सारे टैक्सेस को इंक्लूड करके रेवेन्यू लिया गया और उन टैक्सेस को छोड़ दिया गया जो सब्स्यूम्ड नहीं हुए थे। जो सब्स्यूम नहीं हुए उनके रेवेन्यू को बाहर निकाल दो। तो बेस ईयर के रेवेन्यू में उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे पेट्रोलियम है, क्योंकि ये अभी जीएसटी में आया ही नहीं है इसलिए इसको बाहर करके चलेंगे। एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि लोकल बॉडीज को मिलता था वो हम बाहर करके चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ये बताया है एक एग्जाम्पल देके कि जो हम 14% का रेट हम लेंगे वो कंपाउंडेड ग्रोथ रेट के हिसाब से लेंगे। मतलब अगर बेस ईयर का रेवेन्यू हमने 250 करोड़ पकड़ा है, मान लो किसी स्टेट का, अगर हमने 250 करोड़ पकड़ा है और उस पर हम 14% की ग्रोथ रेट लगाते हैं तो इसका 14%। ठीक है ना, तो इसका मतलब 285 कैसे आया? 250 करोड़ जमा 14% ऑफ 250 करोड़। इसको लिखने का तरीका होता है 250 इंटू 1.14। फिर अगले साल इसका 14% बढ़ के आएगा तो इंटू 1.14, फिर इसका 1.14। यानी ये कंपाउंडेड ग्रोथ रेट के हिसाब से चल रहा है। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रखा है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ रखा है, तो आप ये सब जानते हो। वो कह रहे हैं कि अच्छा इसकी हम कंपेंसेशन, कैलकुलेशन और रिलीज कैसे किया करेंगे? यार 2 महीने के पीरियड पे हम रिलीज कर दिया करेंगे। ठीक है, और इसका लेवी एंड कलेक्शन सेक्शन 8 देखेगा। सेक्शन 8 कहता था कि क्योंकि ये जीएसटी का सेस है इसीलिए ये लगाया जाएगा जब भी इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट सप्लाई होगी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी चीजों पे नहीं लगता, ये केवल और केवल सिलेक्टेड गुड्स के ऊपर लगता है, सर्विसेज पे तो लगता ही नहीं है। ये सिलेक्टेड गुड्स के ऊपर लगता है जिसे गवर्नमेंट सिन गुड्स, या फिर जिसे गवर्नमेंट एक तरीके से क्या कह रही थी, लग्जरी गुड्स कहती थी कि यार ये गुड्स तो लग्जरी गुड्स हैं, इनको तो मतलब प्रमोट नहीं करना चाहिए, इसलिए इनके ऊपर वो लगाती थी। यानी कि आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि जीएसटी भी इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाईज पर लगता है तो ये भी उसी की तरह लग रहा है, पर ये सिलेक्टेड आर्टिकल पे लग रहा है, 7-8 आर्टिकल पे लगता है जिन्हें हम सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स कहेंगे। उसके बाद काउंसिल इसके बारे में रिकमेंडेशन देगा, उसकी रिकमेंडेशन से ही हम चलेंगे। 5 सालों तक हम लगाएंगे जो कि अब बढ़ गया है। और एक ना जीएसटी में आप पढ़ेंगे कंपोजिशन लेवी। तो जो डीलर कंपोजिशन उसमें होंगे, स्कीम में होंगे, उनके ऊपर ये सेस नहीं लगेगा। दिस सेस विल नॉट बी लेविड ऑन कंपोजिशन स्कीम। तो आप जब जीएसटी में लेवी एंड कलेक्शन पढ़ेंगे तो एक नॉर्मल स्कीम होती है सेक्शन 9 में आप पढ़ेंगे, एक कंपोजिशन स्कीम होती है सेक्शन 10 में आप पढ़ेंगे। ये देखो लिखा है सेक्शन 10 में कंपेंसेशन स्कीम होती है। तो जो लोग कंपेंसेशन स्कीम में होंगे उनके ऊपर ये जीएसटी कंपेंसेशन मैकेनिज्म वाला ये लेवी नहीं किया जाएगा। अच्छा, वो कह रहे कि गगन ये बच्चों को बता दो कि हम ये जो सेस लेंगे, दिस सेस विल बी लेविड ऑन सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल ऑन द बेसिस ऑफ दिस। यानी ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज पे नहीं लगेंगे, सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेंगे जो हमने शेड्यूल में बताई हैं। तो इसमें सिन प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जिन्हें गलत प्रोडक्ट कहा जाता है,
जैसे पान मसाला, पान मसाला के ऊपर 135% की एडिशनल ड्यूटी लग रही है, सेस लग रहा है, सॉरी। अब कितना ज्यादा है? आप कहते हो सर जीएसटी तो लगा मेरे को 18% या 135% लग रहा है, तो सरकार के लिए लगने दो, ये सिन प्रोडक्ट्स हैं, इनकी चिंता मत करो। टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट टोबैको प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर लग रहा है, कोल के ऊपर लग रहा है, एरिएटेड वाटर्स पे लग रहा है, ये जो आप पानी की बोतलें जो हम पीते हैं उनके ऊपर लग रहा है, और सबसे दुख की बात है कि गाड़ियों पर लगता है, कार्स के ऊपर भी ये लग रहा है, हट जाना चाहिए था। और बाकी एनी अदर सप्लाईज अगर सरकार कहेगी तो उनके ऊपर लगेगा। अभी तो ये स्टेटस है हमारे पास। तो स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म, काफी सारी बातें मैंने आपको बताई, बताना समझाना ये मेरी ड्यूटी थी। इसमें से लिमिटेड पोर्शन को रटना है, समय समय पे रिवाइज करना है, ये आपकी ड्यूटी है। हाँ जी सर, चलिए जी। अब हमारा जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि पुराने कानून की बुराइयां बता दी, जीएसटी के आने से क्या फायदे होंगे वो बता दिए, पुराने कानून से नए कानून में आने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम थी, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन क्या था वो मैंने नहीं बताया, क्या करोगे जान के, नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या आया वो मैंने आपको बता दिया। स्टेट और सेंटर मान नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारा हमारा झगड़ा ना हो, इसके लिए कॉमन फोरम बनाते हैं, जीएसटी काउंसिल बताया। सारा काम ऑनलाइन होगा तो जीएसटी पोर्टल बताया। कुछ स्टेट को लगता था कि हमारा जीएसटी में जाने से नुकसान होगा, तो उनके लिए स्टेट कंपेंसेशन मैकेनिज्म बताया। अब सब कुछ तैयार हो गया, बस अब जीएसटी में गोता लगाना है, अब जीएसटी में जाना है। तो जीएसटी में जाने से पहले हमारी ये बंसल सर कह रहे हैं गगन थोड़ा इंट्रोडक्शन जीएसटी के बारे में दो ना दो ना दो ना। मैं कहा अच्छा दे देता हूं भाई, आपने लिखा हुआ मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो अब आपने आराम से बैठ के कुछ बातों को मेरे साथ सुनना है, ये सिर्फ सुनने के लिए, क्योंकि इनके बारे में हम ना डिटेल में बातें पढ़ेंगे। अब आइए और अब हम चर्चा करते हैं कि जीएसटी थोड़ा सा जान लेते हैं, जिस सफर पे हम जा रहे हैं कि सर जीएसटी का कंसेप्ट है क्या। तो यहां से आपने कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि जो जीएसटी अब हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यहां उसके बारे में हल्की सी इंट्रोडक्शन ब्रीफ है, तो याद हम जब चैप्टर में पूरा गहराइयों में पढ़ेंगे तब याद करेंगे। तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगा करेगा, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इस पे नहीं लगा करेगा। ओके, ये एक ही टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज दोनों पर एक साथ लगाया जाएगा, पहले अलग अलग होता था। इसकी वजह से कुछ पुराने जीएसटी के टैक्सेस अब बंद हो जाएंगे, सब्स्यूम्ड हो जाएंगे, जिसके नाम आप पहले से ही जानते हैं, दोबारा रिपीट करके क्यों आपको परेशान करना, है ना। और ये जीएसटी जो लगेगा ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साइमल्टेनियसली लगाया करेंगी, इसलिए इसको डुअल जीएसटी हम नाम भी देंगे, डुअल जीएसटी। ये पूरे भारतवर्ष पर लागू होगा। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और इसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लगाती हैं, इसलिए ये डुअल जीएसटी है। अच्छा जी, अब यहां पर आपको समझना है, सिंपल सी बात है, जीएसटी लगेगा कब? जब सप्लाई होगी, किसकी? गुड्स की या सर्विसेज में से किसी की भी। ये सप्लाई कैसी होगी? ये सप्लाई दो तरीके की होगी, या तो ये इंटरस्टेट होगी या फिर ये इंट्रास्टेट होगी। मुझे आप सिर्फ इतना बता दो कि अगर मेरी सप्लाई इंटरस्टेट है, ध्यान से सुनना, कोई भी बात को ऐसा ना हो कि यहां से सुन लिया यहां से निकाल दिया, फिर आगे चल के दिक्कत होगी। मुझे केवल ये बता दो, अगर मेरी सप्लाई इंटरस्टेट है
तो मेरे ऊपर कौन सा एक्ट इस सप्लाई के ऊपर लगना है, और अगर मेरी सप्लाई इंट्रा स्टेट है तो इसके ऊपर कौन सा एक्ट लगना है। जिन्हें इसका मीनिंग ना पता हो तो मैं उन्हें बता दूं, स्टेट ए से लेकर स्टेट बी में अगर कोई सप्लाई जा रही है तो उसे इंटर मतलब बिटवीन टू स्टेट का नाम दिया गया, और अगर कोई सप्लाई सेम स्टेट के अंदर अंदर होगी उसे इंट्रा स्टेट का नाम दिया गया। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, ठीक है। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसका आंसर नहीं जानते हो तो आज रट लो। ये बात मैं अगली 2-3 बारी फिर बताऊंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। फिर अगर आपने तब तक में इस बात को कैच नहीं किया तो आपको कंफ्यूजन होती रहेगी बार बार। इसके एक्ट का नाम होगा आईजीएसटी एक्ट। अगर इंटरस्टेट सेल है तो आईजीएसटी एक्ट लगेगा, और आईजीएसटी एक्ट कहता है कि आपको आईजीएसटी लगाना है, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाना है। अगर आपकी सप्लाई इंट्रा है, अगर आपकी सप्लाई इंट्रा है तो आपको सीजीएसटी एक्ट भी लगाना है और एसजीएसटी एक्ट भी लगाना है, या यूटीजीएसटी एक्ट ये लगाना है। इंटरस्टेट सप्लाई पर एक एक्ट लगेगा जिसका नाम है आईजीएसटी एक्ट, और एक टैक्स लगेगा जिसका नाम होगा आईजीएसटी। इंट्रास्टेट सप्लाई यानी स्टेट के अंदर तो लोग आपस में सप्लाई एक्सचेंज कर रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। आईजीएसटी का रेट अगर 18% होगा तो इन दोनों का रेट एग्जैक्टली हाफ ऑफ 99% होगा, यानी आईजीएसटी सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेकिन सर हमारे मन में एक सवाल आता है, वो सवाल हमारे मन में ये आता है कि जीएसटी तो दोनों सरकारों के लिए है और यहां पर आपने आईजीएसटी लगा दिया 18%। तो गवर्नमेंट कहती है कि देखो ये जो सप्लाई हुई, इंटरस्टेट सप्लाई हुई, ए ने बी को सप्लाई की, या तो ये बी टू बी होगी या फिर ये बी टू सी होगी। सर ये बी टू बी और बी टू सी क्या होता है? बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस से बिजनेस। मैं व्यापारी हूं, जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, मैंने सप्लाई राजस्थान सॉरी गुजरात से ली, गुजरात से मैंने दिल्ली में सप्लाई ली, तो ये क्या है? इंटरस्टेट है। तो सरकार कह रही है गगन तू जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सामने वाला भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये बी टू बी सप्लाई है, तो ये जो आईजीएसटी है ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि अभी चेन मेरी चल रही है, बिजनेस से बिजनेस को ट्रांसफर हुई है। तो जब तक बिजनेस टू बिजनेस चेन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ये भी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब लास्ट में जाके ये बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगी तब जाके ये स्प्लिट हो जाएगा, केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में आधा आधा। यही आप पढ़ोगे। अगर मेरी सप्लाई बी टू सी हुई है, अगर मेरी सप्लाई बी टू सी हुई है यानी कि मैंने खरीदा और मैं एक कंज्यूमर था, तो सरकार कह रही है कोई बात नहीं, सरकार को पता है, सरकार उसे मैकेनिज्म है उसके साथ में वो शेयर करेगी। ये 50% सेंटर रखेगी और 50% कंज्यूमिंग स्टेट रख लेगी। ठीक है, 2 बार पढ़ेंगे, रिकॉल करेंगे कि हाँ अभी हमने बहुत टेक्निकली नहीं पढ़ा, इस पे हम पूरा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर आपकी सप्लाई कैसी है, इंटरस्टेट सप्लाई है, अगर आपकी सप्लाई कैसी है, इंटरस्टेट सप्लाई है, अगर आपकी सप्लाई कैसी है इंटरस्टेट, तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, रेट ऑफ आईजीएसटी जो होगा वो इन दोनों का कंबाइंड टोटल होता है। अगर आपकी सप्लाई इंट्रा है, इंट्रा है, इंट्रा है, तो 2 कानून लगेंगे, सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट। स्टेट के लिए एसजीएसटी एक्ट होता है, यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेशन के लिए भी एसजीएसटी होता है, लेकिन वो यूनियन टेरिटरीज जिनका अपना कोई लेजिस्लेचर नहीं है उनके लिए यूटीजीएसटी होता है। इसी बात को ऑथर ने अगले पैराग्राफ में समझाया
बोले गगन, यूटी जीएसटी उन यूनियन टेरिटरीज के लिए जिनके पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है। मैंने कहा हाँ, मैंने ऊपर बच्चे को ये पहले ही पढ़ाया था कि जिस यूटी का अपना लेजिस्लेचर होगा उसे जीएसटी में स्टेट माना जाता है। तो इसलिए यूटी जीएसटी एक्ट उन यूटीज पे लग रहा है जिनके पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। इन दोनों को बाद में क्लब कर दिया गया, पहले ये दोनों अलग अलग रहती थी। और उसके बाद में चंडीगढ़ है और लद्दाख है। जिन यूनियन टेरिटरीज के पास अपना लेजिस्लेचर है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इनको स्टेट माना जाता है, इसलिए इन पे एसजीएसटी एक्ट लगता है, और बाकी सभी स्टेट्स पर एसजीएसटी एक्ट लगेगा। फिर वे ऑथर फिर से याद दिला रहा है कि यूटी जीएसटी एक्ट उन यूनियन टेरिटरीज के लिए जिनके पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है। टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें से दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के पास अपना लेजिस्लेचर है, इसलिए उनको स्टेट माना जाएगा, वो यूटी नहीं मानी जाएंगी। अब वो कह रहे हैं कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं और इसमें आपने बताना है कि कौन सा जीएसटी लगेगा। शिव ऑफ दिल्ली ने सप्लाई किया विनोद ऑफ दिल्ली को, सेम स्टेट में है, दिस इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों की इंप्लीकेशन आएगी। कश्मीर से पुणे, पुणे महाराष्ट्र का हिस्सा है, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है, इस पर अकेली आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। गोवा से गोवा में सप्लाई किया गया, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाएगा। पंकज सप्लाई गुड्स फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, चंडीगढ़ यूटी है क्योंकि इसके पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है, टू सुंदर ऑफ देहरादून उत्तराखंड, ये स्टेट है, तो यूटी से स्टेट में जा रहा है, तो ये एक इंटर स्टेट सप्लाई है, इस पर आईजीएसटी की इंप्लीकेशन आएगी। काजोल सोल्ड गुड्स टू रानी, दोनों के दोनों राजस्थान के हैं, तो इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एक्ट लगेगा और एसजीएसटी एक्ट लगेगा, यानी राजस्थान का एक्ट लगेगा। उन्होंने कहा था कि गगन बच्चों को यह सिखाओ कि कौन सा जीएसटी लगेगा, तुम ना बच्चों को सिखाते नहीं हो ढंग से। मैंने कहा अच्छा, मैं कोशिश पूरी करता हूं, बस मुझे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं है। अच्छा जी, वो कह रहे गगन रेट ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% है, तो आईजीएसटी इन दोनों का सम टोटल 18% होगा। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव जीएसटी इन द अबव केसेस, इंडिपेंडेंट केसेस हैं ये, और जो ये वैल्यू हमने दी है ये जीएसटी के बिना है। ओ इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। ये पंजाब की इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 9% सीजीएसटी, 9% पंजाब जीएसटी। असम टू पंजाब 18% आईजीएसटी लगाओ, अमाउंट कैलकुलेट कर लेना। सप्लाई फ्रॉम दिल्ली टू गोवा इंटर स्टेट सप्लाई है, 18% आईजीएसटी लगा दो। दिल्ली टू पुडुचेरी इंटर स्टेट सप्लाई है, 18% आईजीएसटी लगा दो। लोकल सप्लाई है तो 9% सीजीएसटी और 9% चंडीगढ़ का यूटी जीएसटी लगा दो। सर कैसे जल्दी जल्दी बातें आपने कर दी, आप भी करने लगोगे? हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, हमें तो ढंग से ये भी नहीं पता इंटरस्टेट क्या है, इंट्रास्टेट क्या है, तो हम गहराइयों में जाएंगे ना। हमारी जीएसटी की भूमिका तैयार हो गई, अब हम जीएसटी में एंटर करने वाले हैं। सर जो अभी तक आपने पढ़ाया ये सिर्फ सुन के निकाल देना है, नहीं बेटे, पढ़ना है, याद करना है, रिकॉल बार बार करना है, फिर आगे चलना है। अच्छा एक बात मैं बार बार कहता हूं कि भैया अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर कर दिया करो, दोस्तों को बता दिया करो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक टीचर मारा मारा फिर रहा है तुम्हें पढ़ाने के लिए, क्यों भटकते हो। ये वो कानून है जो पूरी जिंदगी भर आपके काम आएगा। व्यापार करोगे तो जब सीए तुम्हें बोलेगा तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ मेरे सर ने ये बात मुझे बताई थी। तो आपके लिए बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बड़े काम का सब्जेक्ट है, इसको ढंग से पढ़िए, है ना। और ये बहुत लेंदी सब्जेक्ट मैटर है, जीएसटी भी पढ़ना है, कस्टम भी पढ़ना है, इसलिए टाइम सिर कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करना है।
और जब भी कोचिंग क्लासेस की बात आएगी कॉमर्स में, तो एक विकल्प हमेशा गगन कपूर के नाम का रहता है ना, उसको सिलेक्ट किया करो। नहीं सर, हम तो पहले यूट्यूब पे जा करके बाकी भी टीचर का सुनेंगे, कौन बढ़िया पढ़ा रहा है तो सुन लो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना। ट्रायल वीडियो तो इसीलिए दिए गए हैं, किसी का टेस्ट तो हमारे टेस्ट के साथ मिलेगा। तो जल्दी से बेटे आइए जी, चलते हैं। इंट्रोडक्शन का चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है, इसके बाद हम जीएसटी की टेक्निकल नॉलेज आपके साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।